डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल। हम लोग आज जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पढ़ रहे थे, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो है आपका क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट्स, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो कॉल जूम ऐप पर भी बताया था। उसको हम लोग एक बार और देखते हैं कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। क्योंकि आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आज देख रहे होंगे आप, यूट्यूब पे देख लीजिए या हर जगह देखिए, बेरोज़गारी की चर्चा हो रही है। तो हम कैसे बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर कर सकते हैं? एक ही उसका उपाय वो है क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे? उसका सबसे पहला है वह है आपका टेक्निकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेजर्स। मतलब हमें अधिक से अधिक टेक्निकल एरिया में प्रवेश करना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत हमें जो पुरानी परंपराएं थी उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। हमें आज के नए ज़माने में एंट्री करना चाहिए। जिस तरह टेक्निकल फैसिलिटीज़ लाइक इरिगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड सीड्स, अवेयरनेस अबाउट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द अरेबल लैंड एंड इंक्रीज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमन फोर्स इन एग्रीकल्चर। देख लीजिए, जैसे एग्रीकल्चर एरिया है, आप जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे, टाइमिंग से इरिगेशन नहीं करते थे, तो क्या आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता था? नहीं होता था। लेकिन लैंड उतना ही था है और उस पर इरिगेशन के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फर्टिलाइज़र्स के माध्यम से हम अगर ये सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो उतना ही लैंड पे अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ आपके टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर से। तो हमें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लाइक मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटी and other processing unit in the nearby suburban areas would increase employment of farmers। जैसे कह रहा है कि अगर हम इन एग्रीकल्चर एरिया में इन सारी चीज़ों को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का हुआ, इरिगेशन हुआ, हाइब्रिड सीड्स हो गए, तो हम अधिक से अधिक अगर कृषि एरिया में देखा जाए, कृषि एरिया में जैसे एग्रीकल्चर कार्य में, तो अधिक से अधिक किसानों को क्या मिल सकता है? रोज़गार मिल सकता है और वहाँ से अधिक लोग काम मिल करके काम को कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वह है प्रमोशन ऑफ अलाइड एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड और जो कार्य है उनको भी अगर हम लोग प्रोग्रेस करें, उसमें उसको भी हम लोग बढ़ाएं, तभी हम एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देयर इज़ अ नीड टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर एज मोर देन 60% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन इट। कह रहा है कि अगर हम एग्रीकल्चर एरिया को अगर मॉडिफाई कर दें या डाइवर्सिफाई कर दें, उसको अच्छे से कर दें, तो लगभग हमारे देश की जो 60% पॉपुलेशन है वह केवल किसमें इंक्लूड हो जाएगी? एग्रीकल्चर में हो जाएगी और उतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है। Farmers should be encouraged to adopt allied agriculture activities like pisciculture, जिसको फिश फार्मिंग बोलते हैं, इसको हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल रेयरिंग फॉर मिल्क एंड द अदर प्रोडक्ट्स, बी कीपिंग फॉर हनी अलॉन्ग विद द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेयरी हो गया, ये फिश दे दिया, हॉर्टिकल्चर दे दिया, पीसी कल्चर मछली पालन दे दिया। तो अगर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ इन एरिया को भी प्रमोट करते हैं, ये जो क्षेत्र है, तो हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बैंक क्रेडिट। कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे छोटे उद्योग हैं उस पर फोकस करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और बैंक क्रेडिट मतलब कर्ज, बैंक को भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो छोटे इंडस्ट्रीज है, जो जिनके पास पूंजी नहीं है, उनको बैंक क्या करे?
पूंजी प्रोवाइड्स कराएं। जब पूंजी प्रोवाइड्स कराएगी तो अधिक से अधिक छोटे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज लगेंगे, और अधिक से अधिक जब इंडस्ट्रीज लगेंगे तो उसमें अधिक से अधिक काम के लोग कर सकेंगे, जिससे हमारी जो बेरोजगारी है उसको दूर हो सकेगी। देखिए कह रहे कि मोस्ट फार्मर्स डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट लाइक रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एटसेट्रा हु चार्ज अ वेरी हाई रेट इंटरेस्ट। देखिए बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स जो किसान होता है, वह पैसा किससे लेता है? या तो अपने रिलेटिव्स लेता है या अपने जानने वाले से लेता है कर्ज के रूप में। तो जब उनसे पैसा वो लेता है तो वो व्यक्ति क्या करता है कि हाई इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, अधिक से अधिक वो इंटरेस्ट लेता है, जिससे वह व्यक्ति जो कर्ज लेता है वह और भी गरीब होता जाता है, उसके मतलब कर्ज के बोझ बढ़ने लगते हैं। इसलिए कह रहा है कि सो सेटिंग अप कमर्शियल बैंक्स टू प्रोवाइड्स लोन फार्मर्स चीपर रेट्स विल हेल्प देम। इसलिए कह रहा है कि बैंक को उन किसानों को कम दर पे क्या करना चाहिए, लोन देना चाहिए, जिससे वो आसानी से अपना काम भी कर सकें और बैंक का पैसा लौटा भी सकें। ठीक है, तो बैंक को ये सारी सुविधा देनी चाहिए, जिससे छोटे किसान जो हैं या जो भी किसान हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं तो उनको आसानी से लोन मिल जाएगा कम रेट पे। अब कम रेट पे मिलेगा तो उनको बस मूलधन लौटाना पड़ेगा, और मूलधन से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो ब्याज होगा उतना ही लौटाना पड़ेगा। जबकि वो किसी अन्य अपने जानने वाले से जब लेते हैं तो उनको अधिक से अधिक इंटरेस्ट ही देना पड़ता है, जितना मूलधन नहीं होता उससे ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, बाई promoting cottage and small industries in rural and semi-rural areas which can generate employment for a large number of people। कह रहे कि अगर हम जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण एरिया हैं, अगर उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टाब्लिश करें या कॉटेज इंडस्ट्रीज को एस्टाब्लिश करें तो वह उससे अधिक से अधिक लोगों को क्या मिल सकता है, रोज़गार मिल सकता है। वो अधिक से अधिक उसको लोग एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेटिंग ऑफ राइस एंड दाल मिल्स डेट सम फार्मर्स कैन वर्क दोज मिल्स। जैसे गाँव में चावल बहुत ज़्यादा और धान बहुत ज़्यादा होता है, उसको राइस मिल लगा दीजिए, तो राइस मिल जब लगा देंगे तो 2, 4, 10, 20 लोग उसमें काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जब काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, उसी तरह दाल मिल्स है, उसी तरह फ्लोर मिल्स है, अगर उसी तरह सीड सॉयल है, मतलब अगर खेती से रिलेटेड मिल्स अगर ग्रामीण एरिया में इस्टेब्लिश करते हैं तो बहुत सारे लोग वहीं पे क्या हो जाएंगे, रोज़गार पा जाएंगे। ठीक है, ओपनिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज FPI कैन बी सेट अप द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट्स, पोटैटो राइस। और देखिए एग्रीकल्चर से जो जैसे ख़राब होने वाले जो भी चीज़ होते हैं, जैसे और उनको खुला रख दिया जाए तो ख़राब हो जाएंगे बहुत जल्दी। जैसे पोटैटो जो गए, पोटैटो जो गए, ठीक है, टोमेटो जो गए, राइस हो गए, तो इनको अगर हम कोल्ड स्टोरेज बनवा दें, कोल्ड स्टोरेज उनको अगर प्रीपेयर करवा दें, एस्टाब्लिश कर दें, तो जिससे ये ख़राब नहीं होंगे, अधिक से अधिक समय तक रहेंगे। और जब यहाँ पे इसको देख रेख के लिए कई लोगों को लगाया जाएगा तो उनको भी क्या मिलेगा, रोज़गार यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर हम फोकस करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे और बैंक क्रेडिट पे तो कुछ हम एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। करें कि इम्प्रूवमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक चीज़ें हैं, उसको भी अगर हम डेवलप करें, इम्प्रूवमेंट करें तो हम एम्प्लॉयमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रूरल एरियाज लैक बेसिक फैसिलिटी लाइक रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, बैंकिंग, वेयरेज मार्केट एटसेट्रा, कि हमें ग्रामीण एरिया में रोड्स को, ट्रांसपोर्ट को, बैंकिंग को, जहाँ पे आवश्यकता है इन सारी चीज़ों को, मार्केट की, वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को एस्टाब्लिश करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन डेवलपिंग कनेक्टिविटी बिटवीन विलेज एंड मार्केट। गवर्नमेंट की इसके पीछे कार्य करना चाहिए कि हर गांव को कम से कम वो मार्केट को क्या कर दे, जो कनेक्ट कर दे। गांव को मार्केट से जब कनेक्ट कर देगी तो जो भी ग्रामीण प्रोडक्ट होगा वो आसानी से मार्केट में पहुंचेगा और मार्केट में उसको सेल करके आदमी इम्प्लॉयमेंट कर सकता है, उसी पे काम उसी के हिसाब से कार्य अपना कर सकता है। दिस विल प्रोवाइड मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू फार्मर्स एज वेल एज अदर्स हु एम्प्लॉय इन द सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। देख लीजिए, मान लीजिए अधिक से अधिक ट्रांसपोर्ट के ही देख लीजिए, रोड्स रहेगा तो गाड़ी चलेगा तो 2, 4, 10 लोग, 20 लोग, जो भी लोग गाड़ी चलाएंगे उनको रोज़गार मिला कि नहीं मिला।
अगर मार्केट में सामान को लोडिंग करना है, मार्केट में अनलोडिंग करना है, ग्रामीण एरिया से लोडिंग करना है, तो लोडिंग और अनलोडिंग में भी कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो अगर हम ग्रामीण एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक चीज़ों को अगर डेवलप करें तो हम इससे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। अगर हम एजुकेशन में, हेल्थ में और टूरिज्म को इम्प्रूवमेंट करते हैं कि तब भी हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं मोर। फिर टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन इन द विलेज, एडिशनल जॉब विल क्रिएटेड। अगर हम हेल्थ को क्रिएट करें, हेल्थ कंडीशंस को अच्छा करें तो अधिक से अधिक इसमें लोगों को रोज़गार मिल सकता है। मोर स्कूल्स हैव टू बी ओपनड। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मैनी रीजन्स could be developed as tourist place which will generate more employment opportunity for the people living here। कह रहा है कि अधिक से अधिक हम स्कूल को इस्टाब्लिश करें, अधिक से अधिक हम पब्लिक हेल्थ को इस्टाब्लिश करें, अधिक से अधिक अगर हम टूरिज्म प्लेसेस को इस्टाब्लिश करें तो वहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस अधिक होता है। जैसे अब मान लीजिए अभी आपका जो विश्व का सबसे ऊंची स्टैचू है सरदार पटेल का गुजरात में, वह बना है, तो वहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें, होटल्स खुल जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग टूरिज्म जो बाहर से लोग आएंगे उनको घुमाने के लिए गाइडर हो जाएंगे, तो वहाँ कुछ लोगों को रोज़गार मिला कि नहीं मिला, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसी तरह अगर स्कूल्स खोला जाए, इस तरह हेल्थ कंडीशंस को सुधारा जाए तो अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सकता है। टूरिज्म हैज़ टू पोटेंशियल टू जनरेट 35 लाख जॉब्स एवरी ईयर। केवल कह रहा है कि अगर टूरिज़्म को डेवलप किया जाए, टूरिज़्म मतलब जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग देखने जाते हैं यार, तो अगर टूरिज़्म को ही केवल डेवलप किया जाए तो कह रहा है कि एवरी ईयर लगभग 35 लाख जॉब क्रिएट्स हो सकता है। 35 लाख बहुत हुआ। अगर 35 लाख जॉब हर साल क्रिएट्स हो रहा है एक एरिया में, अगर इतना हर एरिया में डेवलप हो तो जानिए कि साल में कई करोड़, दसन करोड़ लोगों को जो रोज़गार मिल सकता है। ठीक है, तो आपके टॉपिक्स थे जिससे हम अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एक नरेगा का आप नाम सुने होंगे, नरेगा। अब इस समय इसका नाम हो गया है मनरेगा, इस समय इसका नाम मनरेगा हो गया है। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था, अब इसका नाम मनरेगा हो गया। कि मनरेगा आप देखते हो ग्रामीण एरिया में जो व्यस्त लोग होते हैं 18 साल हर फैमिली के, उनको गांव में काम करने का मिलता है। वो जा कर के सड़क, नाली, जो खड़ंजा होता है उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो वह किसके अंतर्गत, उस गांव में वह कार्य किसके अंतर्गत होता है, वह होता है आपका नरेगा। कह रहा है नेशनल रूरल, इसका नरेगा जो फुल फॉर्म होता है वो देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नरेगा वाज फॉर्मुलेटेड इन 2005। नरेगा की जो स्थापना की गई थी उसको कब किया गया था, 2005 में। एंड लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द 2 फरवरी 2006। और इसको लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 को। लेटर ऑन इट्स नेम चेंज टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। द मेन फीचर्स ऑफ द स्कीम्स आर। करें कि पहले इसका नाम 2005 में नरेगा के नाम से रखा गया और इसको एस्टैब्लिश किया गया 2 फरवरी 2006 को, लेकिन आगे चलकर इसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी कर दिया गया। नेशनल रूरल के पहले एम लगा दिया गया, महात्मा गांधी। ठीक है, इसके जो मेन फीचर्स हैं वह दिया हुआ है नीचे, देखिए कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। इट टारगेट्स शेड्यूल कास्ट, SC, शेड्यूल ट्राइब्स, ST एंड वुमेन सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी इन द रूरल एरिया। इसका जो मेन वर्क है वह जो ग्रामीण एरिया में जो SC ST के लोग हैं, मतलब उनको रोज़गार प्रोवाइड्स कराना इसका मेन टारगेट है। जो गरीब लोग हैं, सिंपल बात की जाए, जो गरीब लोग हैं, चाहे ST ST को चाहे, तो अधिकांश माना यही जाता है कि SC ST लोग वाले क्या हैं, गरीब हैं, तो रोज़गार प्रोवाइड्स कराने का मेन उद्देश्य है। द स्कीम गारंटी 100 days recently amended to the 150 days in the drought hit areas of the wage employment a year to the rural household in the 125 district of the country। कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम अगर देखा जाए तो मिनिमम आपको 100 दिन के काम का गारंटी होता है कि आपको 100 दिन का काम क्या होगा, ज़रूर मिलेगा।
100 दिन का काम की गारंटी होती है कि आप 100 दिन काम, लेकिन जो ड्राउट एरियाज हैं वहाँ पे 150, वहाँ का कितना 150 है, 150 डेज की गारंटी है कि आपको उतना दिन अगर आप चाहते हैं काम करना तो आपको साल भर में 100 दिन, और ड्राउट एरिया में आपको 150 डेज आपको काम करने के अवसर मिलेंगे। ठीक है। द ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर हाउस होल्ड एंड इशू जॉब कार्ड इन द देम। देखिए, जो ग्राम प्रधान होते हैं या ग्राम पंचायत होती है वह वेरिफिकेशन के बाद, अर्थात वो गांव का व्यक्ति है कि नहीं है, उसकी वह वयस्क है कि नहीं है, अगर ये सारी वेरिफिकेशन सत्य होता है तो उसको एक कार्ड प्रोवाइड करते हैं ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है वो एक कार्ड प्रोवाइड करती है जिसको हम लोग जॉब कार्ड बोलते हैं। सिंपली उसको हम जॉब कार्ड बोलते हैं। हम गांव में सबका बनता है जो लोग वयस्क हैं। ठीक है। दिस एक्ट इज आल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क। इसको हम राइट टू वर्क की भी कह सकते हैं, बिकॉज इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स in its duty to proper employment, it will give unemployment allowance to the people। मतलब यह आपका ये कार्य करने का एक अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपका काम करने का अधिकार है। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग इतना डिस्कशन किए, इसको आप बढ़िया से अपने नोटबुक में नोट्स बना लीजिएगा, और नरेगा वाला याद कर लीजिएगा कि इसको कब एस्टैब्लिश किया गया। तो 2 फरवरी 2006 को एस्टैब्लिश किया गया था, और पहले नाम था नरेगा, बाद में इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। और हम कैसे अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, तो ये टॉप पॉइंट्स हैं। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को अडॉप्ट करके, प्रमोशन ऑफ अलाइड एग्रीकल्चर, फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बैंक क्रेडिट, इम्प्रूवमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। अगर केवल हेडिंग लिखने की बात होगी तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, और इसको जब एक्सप्लेन करना होगा तो आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में संपर्क करते हैं।